हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन हमने लिए हैं और वो आपको करवाएंगे। और ये जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते रिपीट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? तो एक ट्रांसफार्मर है हमारा, किस प्रकार की युक्ति है? तो इसमें हमारे राउंड मशीन, स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक एंड डोमेस्टिक डिवाइस, डायनेमिक डिवाइस। तो हमारा जो सही आंसर है वो है स्टैटिक डिवाइस, क्योंकि ये एक स्टेट है, खड़ा रहने वाला एक युक्ति है जो रोटेट नहीं करता, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। तो आंसर है इसका बी। दूसरा है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, सेल्फ इंडक्टेंस पे काम करता है, या फिर सेल्फ इंडक्शन पे या मैग्नेटिक इंडक्शन पे? तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो आंसर है हमारा ए है। ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर कार्य करता है? तो हमारे पास दो प्रकार की धारा होती है। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी करंट, दृष्ट धारा का मतलब होता है डीसी करंट। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करता है, दृष्ट धारा पर काम नहीं करता है। जो डीसी करंट है उस पर काम नहीं करता। तो हमारा इसका सही आंसर है ए है, प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर कोर किस धातु का बनाया जाता है? तो हमारे पास जो माइल्ड स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील एंड लोहा। तो लोहा हम कभी यूज नहीं करते। तो हमारा जो सही आंसर है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। ये स्टील ये इसलिए यूज किया जाता है कि हमारा एडी करंट लॉसेस है और हिस्टेरिस लॉसेस को कम करने के लिए हम ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का धातु प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर है हमारा सी है। ट्रांसफार्मर कोर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारी ट्रांसफार्मर है उसमें कोर होती है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है जो कोर है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे पास जो सही आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रेखाएं हैं, उसको मार्ग पूर्ण रखना। ये इसका सही आंसर है ए। ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है? छठा क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है? जो कोर है उसकी मोटाई, जिसे अपनी सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हैं उसकी कोर की मोटाई कितनी होती है? तो हमारी जो सही आंसर है वो है ए, 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है, मोटाई होती है जो कोर की। तो सही आंसर है ए है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाते हैं? तो हम उन पत्तियों को लेमिनेट क्यों करते हैं? हमारा पहला है कॉपर लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए, एडी लॉस को कम करने के लिए, आयरन लॉस को कम करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हम इसलिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं कि हमारा जो एडी करंट लॉस है वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियां प्रयोग क्यों किया जाती है? तो सही आंसर है हमारा सी है, हेस्टेरिस लॉस
कम करने के लिए। तो पिछला क्वेश्चन था हमारा, वो आपने पढ़ लिया, उसमें एडी करंट लॉस को कम करने के लिए है। पर सिलिकॉन स्टील की पत्तियां का प्रयोग क्यों करते हैं हम? हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्यों बनाया जाता है? जो ट्रांसफार्मर की कोर है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है? तो हम इसलिए बनाते हैं, हमारा जो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस को कम दोनों को किया जा सकता है। क्योंकि जब लेमिनेट करते हैं तो एडी करंट लॉस कम होता है, जब सिलिकॉन स्टील का हम प्रयोग करते हैं तो हमारा हिस्टेरिस लॉस कम हो जाता है। तो हमारे जो आंसर क्या है, ए आंसर है इसका। 10वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो फ्लेमिंग का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे फैराडे का नियम पर हमारा जो आधारित है, इसका सही आंसर है सी है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता में होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा जो कभी भी आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज होती है उस पे ही क्लिक करना होता है हमें। तो हमारा जो सही आंसर है 90% से लेकर 98% तक। तो हमारा सही आंसर है सी है। ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को एसी स्रोत से कनेक्शन किया जाता है? जो ट्रांसफार्मर की कोर है, किस वाइंडिंग को एसी स्रोत से कनेक्शन किया जाता है? तो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है, या इसमें से कोई नहीं। क्या कि जो हमारी जो इनपुट लाइन होती है, इनपुट लाइन है जो हम एसी स्रोत से जोड़ते हैं, वो प्राइमरी वाइंडिंग से ही जोड़ा जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट वायर लगाई जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट वायर लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ए है, प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है? तो इसका मैंने पहले ही आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो इसका सही आंसर है सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्यों लोड हमेशा हम ट्रांसफार्मर का जो लोड है सेकेंडरी वाइंडिंग में ही लोड हमारा लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर को जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, कौन सा ट्रांसफार्मर है? ट्रांसफार्मर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमारा जो सही आंसर है वो बी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्योंकि जब इनपुट वोल्टेज है वो बहुत कम है और जब आउटपुट में जो वोल्टेज आपको ज़्यादा दे रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, विंड एनर्जी है, हमारा सोलर प्लांट है, वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि 11 केवी लाइन को जो हम अप करके 333 33 केवी में या 230 केवी में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज के निम्न आउट वोल्टेज प्रदान करता है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो उसके ऑपोजिट, जो पहले क्वेश्चन आया था उसके ऑपोजिट हो गया ये। हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो ज्यादा है और आउटपुट में निम्न कम प्रदान कर रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है
वो है बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमारे है सब स्टेशन है, हमारे जो गांव है, कस्बे है या इंडस्ट्री है, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारी 11 केवी जो लाइन आ रही है उसको 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जब उस टाइम हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर ही उसको वोल्टेज को कम करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, जब हमारा जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसको बनाया जाता है, तो हम उसमें कौन सी पत्तियां लगाते हैं? इस ई एल टाइप की या ई टाइप की या आई टाइप की, एम टाइप की। तो इस तरह की ये आंसर दिए हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, 2 एल आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग करके। तो एल आकृति की जो है उसके कोर टाइप हमारा ट्रांसफर बनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन आ गया, सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। पहले कोर टाइप था हमारा, अब ये क्या आ गया, सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। तो उसमें किस तरह की जो पत्तियां लगती है हमारे पास, स्टैंपिंग की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी है, ई एंड आई आकृति की स्टैंपिंग प्रयोग करके। जो लेमिनेट स्टील सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती है वो ई शेप और आई शेप की आकृति में बनी होती है, उनको स्टैंपिंग करके हम प्रयोग करते हैं जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ में कितने मार्ग होते हैं? जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं? तो 0, 3, 2, 1। जो सही आंसर है उसका डी, 1। चुंबकीय परिपथ क्या है, जो एक होता है। तो सही आंसर है इसका डी। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं? पहले क्या था हमारे पास, कोर टाइप, अब ये आ गया सेल टाइप। सेल टाइप में चुंबकीय परिपथ मतलब चुंबक के जो रेखाएं, बल रेखाएं होती है वो कितने मार्ग होती हैं उसमें? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 2। 2 मार्ग होते हैं चुंबकीय परिपथ के सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, ये सारे दोबारा दोबारा रिपीट हो जाते हैं हमारे जो इलेक्ट्रीशियन एग्जाम होता है, असिस्टेंट लाइनमैन का या एएलएम हरियाणा का या राजस्थान का, कोई भी है वो उसमें रिपीट हो जाती है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है, वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है? ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है? तो हमारे पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर है इसका बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, याद रखना ये। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेट इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है सेल्फ इंडक्टेंस पे काम करता है जी। सही आंसर है बी। 22वां क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है? तो आयरन की हानि, इसमें कॉपर लॉस नहीं होता, कोर की बचत, कॉपर की बचत। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, कॉपर की बचत। क्योंकि उसमें एक ही वाइंडिंग होती है तो हमारी जो कॉपर की है वो बचत हो जाती है। 23वां क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वेल्डिंग मशीन में, बिजली घरों में। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी, वोल्टेज स्टेबलाइजर में।
जो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अधिक मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक के अंतर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? अधिक मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक के अंतर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो दो तरह के होते हैं, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और एक करंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसका सही आंसर है बी। 25वां क्वेश्चन आ गया, सीटी को किस नाम से जाना जाता है? सीटी, सीटी की फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर है बी है करंट ट्रांसफार्मर। 26वां क्वेश्चन आ गया, पीटी को किस नाम से जाना जाता है? पीटी, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। इसका पीटी को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटी को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने मान की विद्युत धारा एम्पीयर मीटर द्वारा मापी जाती है? तो 0.0 से 5 एम्पीयर तक, 5 से 20 एम्पीयर तक, सी है 0 से 50 एम्पीयर तक। तो अपनी जो करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में जो एम्पीयर मापी जाती है वो है हमारी 0 से 5 एम्पीयर तक। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कितने वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया है? जो अपना ट्रांसफार्मर है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसको कितने वोल्ट तक हमारा डिजाइन किया गया है? तो वो इसका जो 100 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, 130 वोल्ट है, 120 वोल्ट है। तो इसको डिजाइन किया गया है 110 वोल्ट के लिए। तो बी आंसर अपना सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए? भी अपनी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो लोड साइड होता है जिस पे हम लोड डालते हैं, तो कौन से ट्रांसफार्मर में हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन नहीं रखनी चाहिए? बिना लोड के हमने कभी भी उसको ट्रांसफार्मर को नहीं चला सकते हैं। तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कभी ओपन नहीं रखी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है? तो अपनी जो करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बनाई जाती है अल्युमिनियम के तार से, कॉपर के तार से, मोटे तार ड्रम से, पतले या अधिक ड्रम से। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मोटे तार कम टर्न से। क्योंकि जब हम वाइंडिंग करते हैं और जब मोटा तार हम लगाते हैं वाइंडिंग करने के लिए, तो उसमें से आसानी से करंट गुजर जाता है। जब उसमें से करंट गुजरेगा तभी हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर जो है एक मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो हमारी एम्पियर को हम चेक कर पाते हैं भी हमारी कितनी एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है? तो जो करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किस तरह बनाई जाती है? तो वो इसमें से कोई नहीं, मोटे कम तार ड्रम से, पतले तार अधिक ड्रम से, मोटे तथा पतले तारों दोनों से। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है,
पतले तार अधिक टर्म से। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारी पतले तार से बनाई जाती है और उसके उसमें जो टर्न है, जो अपने लपेटे मारते हैं वाइंडिंग के, उसको टर्न बोलते हैं, वो अधिक होनी चाहिए। तो इसका सी आंसर सही है। 32वां क्वेश्चन आ गया अपना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है। पहले जो हम पढ़ रहे थे 30 और 31 में क्वेश्चन थे, वो पोटेंशियल वो करंट ट्रांसफार्मर थे, और जो ये है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कैसे बनाई जाती है, तो मोटे तार से, मोटे पतले तार से। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है पतले तार अधिक टर्म से। पतले तार अधिक टर्म से, क्योंकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो पैरेलल में हम जब लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, जब मान लें हमारा एक फेस है एक न्यूट्रल है उस पर लगाया जाता है, तो पतले तार और अधिक टर्न होंगे तो एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, इससे वो शॉर्ट नहीं होता और अपने जो मेजरमेंट है वो सही कर सकते हैं। तो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है। उसकी पहले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग थी, अब ये आ गया है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो क्वेश्चन है याद रखने वाले हैं, ये आप को याद ही रखना है, जैसे इसमें हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है अपना सी है, मोटे तार कम टर्म से टर्न होनी चाहिए, जब भी मोटा तार होना चाहिए और कम टर्न होनी चाहिए। तो इसका ये सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, करंट ट्रांसफार्मर तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसके प्रकार हैं। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है किसके प्रकार हैं, तो अपने आंसर है में दिया हुआ है वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है डी, इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफार्मर। मतलब हम उससे जो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये ज्यादातर हम मेजरमेंट मतलब वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये इंस्ट्रूमेंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना 35, ट्रांसफार्मर के बॉडी के ऊपर मुख्य बॉडी के ऊपर क्या लगा होता है। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर बॉडी के ऊपर क्या लगा होता है, तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया है बकल्स रे, कन्वर्जन टैंक, कोर, ब्रीदर। तो इसमें जो सही आंसर है इसका बी है। सही आंसर किसका बी है, कंजर्वेटर टैंक। जो कंजर्वेटर टैंक है वो ट्रांसफार्मर के मुख्य बॉडी के ऊपर लगा होता है, जिससे कि जो हमारा जो तेल है उसकी आपूर्ति कम हो तो उसकी पूर्ति को पूरा करता है। 36वां क्वेश्चन आ गया, कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर एक गोल शेप में एक ट्रांसफार्मर गोल शेप में एक सिलेंडर सा लगा होता है, उसमें तेल भरा होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। उसका मेन मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य उसका ये होता है, जैसे कि इसका मुख्य कार्य है मुख्य तेल के स्तर को बनाए रखना। जो अपना ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है उसके स्तर को बनाए रखता है, उसमें तेल कम नहीं होने देता। कभी भी लीकेज के कारण या उसके हीटिंग के कारण तेल अपना है जो वो कम और ज्यादा होता रहता है ट्रांसफार्मर में। तो ये हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है उस तेल को पूरा करता है और एक लेवल बना के रखता है। तो इसका मुख्य कारण है, इसका सही आंसर है बी। 37वां क्वेश्चन आ गया, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है या कंजर्वेटर टैंक है उसमें हम क्या भरते हैं, तो इसका जो सही आंसर है इसका सी है, खनिज तेल। खनिज तेल एक ऐसा तेल है जिससे
जो हमारा आग है वो नहीं पकड़ती ज़्यादातर हीटिंग के कारण। तो हमारा जो खनिज खनिज तेल है हमारे कंजर्वेटर टैंक में भरा होता है और हमारे ट्रांसफार्मर में भी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 38। कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल कितने स्तर पर भरा जाता है? जो हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, उसमें लेवल भी लगा होता है एक साइड में। हम उसमें देख सकते हैं हमें हमारा जो ट्रांसफार्मर में ऑयल कितना है। तो वो हमेशा ही 50% तक होना चाहिए। कंजर्वेटर टैंक का लेवल जो है 50% तक होना चाहिए। क्योंकि जब क्योंकि हमारा जो तेल है टेम्परेचर के कारण और हमारा तेल जो ट्रांसफार्मर में कभी अंदर जाता है कभी उसके कंजर्वेटर टैंक में वापस आ जाता है, तो हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। तो 50% पे हमारा जो कंजर्वेटर टैंक में लेवल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना 39। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि हमारा जो तेल है टेम्परेचर के कारण या ऑयल के कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सांस लेता है, उसमें हवा जाती है कभी भी आती है। तो उस नमी जैसे हवा में नमी ना आए, क्योंकि नमी आने में क्या हो जाता है जो अपना ऑयल है खनिज तेल है उसमें पानी आ जाएगा और हमारा जो ट्रांसफार्मर वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए तेल जो सांस ले रहा है उस हवा में जो नमी ना आए उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो उसमें रोकने के लिए ब्रीदर लगाते हैं एक साइड में। तो उस ब्रीदर के अंदर से होते हुए हमारे ट्रांसफार्मर में फार्मर में हमारे जो हवा जाती है एक शुष्क हवा जाती है। तो वो सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या भरा जाता है? ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या भरा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंथेटिक ऑयल, खनिज तेल, सिलिकॉन जेल या ग्रीस। तो हम आपको बता दें जो हमारा ब्रीदर है ट्रांसफार्मर में जो सांस लेता है उसको ब्रीदर बोलते हैं। और ब्रीदर के अंदर क्या होता है वो हमारा सिलिका जेल भरा होता है। तो सिलिका जेल क्या करता है जब वो उसमें हवा से गुजरती है सिलिका जेल के अंदर से, तो नमी क्या रह जाती है सिलिका जेल के अंदर रह जाती है और खुश्क जो अपनी सूखी हवा है वो ट्रांसफार्मर में चली जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कराएंगे। तो ये अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं उम्मीद करते हैं कि आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ो।